नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा गुप्त युद्ध चल रहा था जिसके बारे में ना दुनिया को पता था और ना ही इतिहास की किताबों में दर्ज था। एक तरफ था चीन, दूसरी तरफ तिब्बती गुरिल्ला और पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA। लेकिन इसमें सबसे बड़े झटके वाली बात यह है कि यह पूरा का पूरा सीक्रेट जंग का केंद्र भारत नहीं था, बल्कि नेपाल था। आखिर क्यों नेपाल का मुस्तांग जिला CIA का गुप्त अड्डा बना? कैसे सैकड़ों तिब्बती लड़ाकों को अमेरिका ने ट्रेनिंग देकर चीन के खिलाफ भेजा और कैसे इस ऑपरेशन ने पूरे हिमालय की राजनीति को बदल दिया? आज के इस इन डेप्थ स्टोरी में हम खोलेंगे कोल्ड वॉर के उस सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी, जिसे चीन आज भी भुलाना नहीं चाहता है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, नेपाल बना CIA का गुप्त अड्डा, चीन के खिलाफ सीक्रेट वॉर, खम्पा रिबेलियन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, इस पूरी कहानी की शुरुआत नेपाल या CIA से नहीं बल्कि तिब्बत से होती है। जब तक हम तिब्बत के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक खम्पा विद्रोह और CIA का सीक्रेट ऑपरेशन और नेपाल के मुस्तांग की भूमिका भी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। साथियों, तिब्बत केवल बर्फ से ढका एक पहाड़ी इलाका नहीं, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है। इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहीं से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, मेकांग, यांगसे और हांग हो जैसी एशिया की प्रमुख नदियां निकलती है। और यही कारण है कि तिब्बत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामरिक, आर्थिक और भू राजनीतिक भी। इतिहास पर नजर डालें तो 1911 में चीन के जिंग साम्राज्य के पतन के बाद तिब्बत में चीनी प्रशासन लगभग समाप्त हो गया था। अगले कई दशकों तक तिब्बत ने अपने आंतरिक मामलों का संचालन स्वयं किया। उसकी अपनी सरकार थी, अपना प्रशासन था, अपनी सेना थी और दलाई लामा के नेतृत्व वाली धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था थी। हालांकि चीन लगातार यह दावा करता है कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से उसका अभिन्न हिस्सा है, जबकि तिब्बती नेतृत्व स्वयं को अलग राजनीतिक इकाई मानता था और इसी विरोधाभास के कारण आगे चलकर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। फिर 1949 में चीन में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। नई सरकार ने उन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का अभियान शुरू किया जिन्हें वो अपना हिस्सा मानती थी, और इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम था और वो था तिब्बत। और यहीं से एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ जिसने आगे चलकर खम्पा विद्रोह, CIA के गुप्त अभियान, नेपाल के मुस्तांग और पूरी कोल्ड वॉर की राजनीति को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन सवाल यही है कि चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया? क्या तिब्बत ने बिना संघर्ष के इसे स्वीकार कर लिया, या यहीं से शुरू हुई हिमालय की वह गुप्त लड़ाई जिसने आने वाले 2 दशकों तक पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल दी? तो चलिए चलते हैं 1950 की ओर और समझते हैं कि ड्रैगन ने किस प्रकार से हिमालय को पार किया। CIA का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन और ड्रैगन किस प्रकार से पार कर रहा है। साथियों, हम बात कर रहे हैं मुस्तांग की। आप अपने स्क्रीन पर यह नेपाल का मैप देख रहे हैं, राजधानी काठमांडू, और ये उत्तर का क्षेत्र जो हाईलाइट है यह मुस्तांग का एरिया है। और मुस्तांग जो है वो बॉर्डर है और यहीं से पूरा का पूरा जो है यह ऑपरेशन चला था। साथियों, 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति जब सफल हुई तो माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। नई सरकार का लक्ष्य था कि उन सभी क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया जाए जिन्हें वह वास्तविक रूप से चीन का हिस्सा मानते थे। और इस सूची में जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहला नाम जो था वो तिब्बत का था। अक्टूबर 1950 में पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने पूर्वी तिब्बत में सैन्य अभियान को शुरू किया। तिब्बती सेना जो है वो अत्यधिक संख्या में हथियारों और प्रशिक्षण तीनों के मामले में चीनी सेना से काफी कमजोर थी। कुछ ही समय में PLA ने रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और तिब्बत की सैन्य प्रतिरोध क्षमता जो है लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद 1951 में 7th पॉइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। चीन ने इसे तिब्बत के शांतिपूर्ण एकीकरण का दस्तावेज बताया। समझौते में तिब्बत की धार्मिक परंपराओं, दलाई लामा की स्थिति और सीमित स्वायत्ता बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। हालांकि बाद में निर्वासित तिब्बती नेतृत्व ने कहा कि यह समझौता सैन्य दबाव में स्वीकार कराया गया था, इसलिए इसे वैध नहीं माना जा सकता। शुरुआती वर्षों में हालात अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे बीजिंग ने प्रशासन, सुरक्षा और स्थानीय शासन में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया था। चीनी अधिकारियों की संख्या बढ़ी, सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ती गई और कई क्षेत्रों में नए प्रशासनिक तथा भूमि सुधार नीतियां जो है वो लागू की गई। इन बदलावों को लेकर तिब्बत के अलग अलग हिस्सों में असंतोष फैलने लगा। सबसे तीखी प्रतिक्रिया पूर्वी तिब्बत के खाम क्षेत्र में देखने को मिली।
यहाँ रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्र जीवन शैली, घुड़सवारी और युद्ध कौशल के लिए जो है वो प्रसिद्ध थे। आइए कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम समझे। नेपाल का सीआईए का गुप्त अड्डा जो है वो मुस्तांग बना था। अमेरिका में तिब्बती सेना का जो है निर्माण किया गया था कैंप हेल, जो कि 9200 फीट की ऊंचाई पर था समुद्र तल से। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी जो है वो ट्रेंड कर रही थी और ट्रेंड करके जो है वो लोगों को सिखा रही थी कि कैसे युद्ध कौशल किया जाए, कैसे हथियार चलाया जाए। तो हमने कहा कि जो ये पूर्वी तिब्बत का खाम क्षेत्र जो था, यहाँ रहने वाले लोग अपने स्वतंत्र जीवन शैली, घुड़सवारी, युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने चीनी नियंत्रण को स्वीकार करने के बजाय हथियार उठाना जो है वो ज्यादा सही समझा और यहीं से जन्म हुआ उस प्रतिरोध आंदोलन का जिसने आगे चलकर सीआईए, नेपाल और पूरी कोल्ड वॉर की राजनीति को हिमालय तक पहुंचा दिया। और अब सवाल था कि खंपा योद्धा आखिर थे कौन और उनकी लड़ाई इतनी प्रभावशाली क्यों थी। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी सीआईए की उनके ऊपर नजर कैसे पड़ गई। साथियों, माओ जेडोंग के लिए तिब्बत इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसके पीछे केवल इतिहास नहीं बल्कि भूगोल भी था, जिस पर हमने चर्चा कर दिया। माओ जेडोंग कहीं से तिब्बत को नहीं छोड़ना चाहते थे और माओ जेडोंग का दबाव और खंपा विद्रोह दोनों एक दूसरे के जो हैं वह पूरक हैं। यानी कि अगर माओ जेडोंग का दबाव नहीं पड़ता तो खंपा विद्रोह नहीं होता। माओ जेडोंग के लिए तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार था, जहां से एशिया के कई बड़ी नदियां निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, मेकॉन्ग और यांगसे जैसी नदियों का स्रोत है। जो शक्ति जो है तिब्बत पर नियंत्रण करेगी वह केवल एक पहाड़ी क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरे हिमालय के सामरिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकती थी और यही कारण था कि नई कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत को किसी भी कीमत पर अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाना था। अब यहीं से खंपा योद्धा जो हैं, जिनको तिब्बत का योद्धा कहा जाता था, जो कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह से परिचित थे, उन्हें हराना काफी मुश्किल था। चीन जब तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, उससे सबसे पहले जो चुनौती मिली थी वो खंपा से मिली थी। तिब्बत चीन के लिए काफी कठिन था इस पूरे क्षेत्र पर जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित करना। और अगर तिब्बत में अगर हम बात करें तो पूर्वी तिब्बत का खाम क्षेत्र जो था वो काफी दुरूह या कठिन परिस्थिति वाला क्षेत्र था। खाम का भूगोल किसी प्राकृतिक किले से कम नहीं था साथियों। खाम में ऊंचे पर्वत थे, संकरे दर्रे थे, गहरी घाटियां थी और महीनों तक बर्फ से बंद रहने वाले रास्ते जो थे, जो कि बाहरी सेनाओं की गति को सीमित कर देते थे। ऐसे कठिन भूभाग में रहने वाले खंपा जो अपने साहस, घुड़सवारी और हथियार चलाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, पहाड़ उनके लिए केवल रहने की जगह नहीं बल्कि युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा हथियार था। उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल सैनिक नहीं थे। अधिकांश खंपा पशुपालक, व्यापारी या किसान भी थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हर व्यक्ति योद्धा बन जाता था। उन्हें किसी सैन्य अकादमी की प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी। उन्हें सबसे बड़ा उनका जो शिक्षक था वो था आपके स्क्रीन पर दिखता हुआ हिमालय। कौन सा दर्रा कब बंद होगा, कहां बर्फ सबसे अधिक गिरेगी, कौन सा रास्ता दुश्मन कभी नहीं ढूंढ पाएगा, ये सब खंपा जानते थे। और यही कारण था कि पीएलए जैसे आधुनिक सेना भी इन पहाड़ों में उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पा रही थी। 1950 के दशक के मध्य में जब बीजिंग ने तिब्बत में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया, तब सबसे अधिक विरोध इसी क्षेत्र में उठा। नई नीतियां, भूमि सुधार, स्थानीय प्रशासन में बदलाव और धार्मिक संस्थानों पर बढ़ती निगरानी को अनेक खंपाओं ने अपनी पारंपरिक व्यवस्था पर सीधा हस्तक्षेप माना। विरोध धीरे धीरे खुले सशस्त्र संघर्ष में बदलने लगा। शुरुआत में प्रतिरोध छोटे छोटे स्थानीय समूहों तक सीमित था, लेकिन जल्द ही विभिन्न नेताओं ने महसूस किया कि संगठित हुए बिना चीन जैसा विशाल सेना का सामना करना संभव नहीं था। इसी सोच में चूसी गंगदुक का गठन हुआ और तिब्बती भाषा में इसका अर्थ था 4 नदियों और 6 पर्वत की श्रृंखलाओं का क्षेत्र। साथियों, नियमित सेना नहीं थी बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लड़ाकों का एक ऐसा नेटवर्क था जो साझा उद्देश्य के लिए एक साथ जो है वो जुड़ गए थे। और यही एंट्री हुई थी सीआईए की। साथियों, इस संगठन ने पारंपरिक युद्ध के बजाय गुरिल्ला रणनीति अपनाई। छोटे छोटे दल अचानक हमला करते थे, सैन्य काफिलों और आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाया जाता था और कार्यवाही के तुरंत बाद दुर्गम पहाड़ों पर बिखर जाते थे। स्थानीय भूगोल की उनकी समझ ने पीएलए के लिए अभियान को अपेक्षा कहीं अधिक कठिन बना दिया। उधर दलाई लामा लगातार हिंसा को रोकने और संवाद का रास्ता ढूंढने में प्रयास कर रहे थे, लेकिन जमीनी हालात तेजी से बदल रहे थे। हर नए सैन्य अभियान के साथ दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहराता गया, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की संभावना लगातार कम हो रही थी। इसी समय वाशिंगटन में अमेरिकी रणनीतिकार इस संघर्ष को बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि तिब्बत में कैसा स्थानीय प्रतिरोध मौजूद है जो चीन को लंबे समय तक उलझाए रख सकता है। पहाड़ों से परिचित, लड़ने का अनुभव रखने वाले और संगठित होने लगे थे जब खंपा विद्रोह तो सीआईए के लिए संभावित रणनीतिक संपत्ति बन चुके थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा थी।
अमेरिका का तिब्बत में कोई आधिकारिक सैन्य आधार नहीं था और ना ही वह सीधे हस्तक्षेप कर सकता था। ऐसे में सवाल था कि सीआईए इन लड़ाकों तक पहुंचेगी कैसे, प्रशिक्षण कहां होगा, हथियार और संचार उपकरण हिमालय के क्षेत्र में कैसे पहुंचेंगे, किस रास्ते से पहुंचेंगे, और इन्हीं सवालों का जवाब हम अब आगे जाकर एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि सीआईए का सबसे गुप्त हिमालय अभियान क्या था। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर माओ जेडोंग की है 1949 की, जब तिब्बत के खिलाफ आंदोलन को लेकर जो है ये आह्वान कर रहे हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये तिब्बत है और ये पीएलए की सेना जो है जो कि तिब्बत में पहुंच चुकी है उसकी तस्वीर है। ये खंपा विद्रोही आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं जो कि पीएलए के लिए जो है वो के खिलाफ लड़ रहे थे। अब हमने कहा कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये था कि वो कैसे पहुंचा। साथियों, 1950 के दशक के अंत तक वाशिंगटन को स्पष्ट हो चुका था तिब्बत में अब संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। चीन ने प्रमुख शहरों और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन पूर्वी तिब्बत के पहाड़ों में खंपा गुरिल्ला अब भी प्रतिरोध जारी रखे। अमेरिका ने इसे केवल स्थानीय विद्रोह के रूप में नहीं देखा। कोल्ड वॉर के दौर में यह चीन का रणनीतिक दबाव बनाने का एक अवसर भी अमेरिका के लिए मिल चुका था। सीधे सैन्य टकराव के बजाय सीआईए ने गुप्त कार्यक्रम तैयार किया जिसका उद्देश्य तिब्बती प्रतिरोध को प्रशिक्षण, संचार और सीमित सैन्य सहायता देकर चीन की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती देना था। और यहीं से शुरू हुआ कैंप हेल, एक ऐसा स्थान जहां विशेष ट्रेनिंग देना शुरू हुआ। सीआईए ने चुनिंदा तिब्बती युवाओं को गुप्त रूप से अमेरिका पहुंचाया, प्रशिक्षण के लिए चुना। कैंप हेल कोलोराडो, जो कि लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर था। ऊंचाई और कठिन मौसम के कारण यह स्थान तिब्बत जैसे वातावरण में युद्ध प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त माना गया, जहां उन्हें गुरिल्ला युद्ध दिया गया, विस्फोटक संचालन दिया गया, रेडियो संचार दिया गया, खुफिया जानकारी दी गई, नक्शा पढ़ना, पैरासूट से जंप करना, कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन लड़ाकों को गुप्त नेटवर्क के माध्यम से एशिया वापस भेजा गया, जहां उन्हें अलग अलग अभियानों में शामिल किया गया। साथियों, कैंप हेल में प्रशिक्षण केवल हथियार चलाने तक सीमित नहीं था। सीआईए का प्रशिक्षक तिब्बती युवाओं को रेडियो को गुप्त संदेश भेजना, नक्शे पढ़ना, दुश्मन की गतिविधियों का अवलोकन करना और पकड़े जाने की स्थिति में पूछताछ का सामने कैसे करना है इस बात पर भी जो है वो ट्रेंड कर रहे थे। ये सभी सिखाते थे कि कई प्रशिक्षुओं ने अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज की यात्रा यहीं और पहला सूट से छलांग भी यहीं लगाई थी। पहली बार आधुनिक संचार उपकरणों का उपयोग सीखा गया और कुछ ही महीनों में यह साधारण पहाड़ी युवक प्रशिक्षित गुरिल्ला कमांडो बन चुके थे। प्रशिक्षण के साथ साथ सीआईए ने तिब्बत प्रतिरोध को हथियार, गोला बारूद, वायरलेस सेट, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर दी। विशेष विमान रात के समय हिमालय के ऊपर उड़ान भरते और तय स्थानों पर पैरासूट के माध्यम से आपूर्ति को गिराते। इन अभियानों में मौसम सबसे बड़ी चुनौती थी। तेज हवाएं, ऊंचाई और दुर्गम भूभाग के कारण कई बार कंटेनर गलत स्थान पर गिर जाते थे और पूरी तरह से नष्ट हो जाते थे। फिर भी सफल एयर ड्रॉप्स ने खंपा गुरिल्ला की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाया। हर एयर ड्रॉप्स जोखिम भरा होता था। विमानों को रडार से बचाते हुए रात के अंधेरे में हिमालय के ऊपर उड़ना पड़ता था। नीचे मौजूद गुरिल्ला पहले से तय संकेत देते थे और इसके बाद कुछ ही सेकंड में पैराशूट खुलते थे और हथियारों से भरे कंटेनर बर्फीली घाटियों में उतरने लगते थे। अगर कंटेनर गलत जगह पे गिर जाए तो पूरा मिशन असफल हो सकता था। अगर चीनी सेना पहले पहुंच जाए तो वही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे। साथियों, यहां सीआईए ने एक गुप्त कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन एसटी सर्कस। अब हम चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन एसटी सर्कस क्या है और आपके स्क्रीन पर साथियों ये कैंप हेल की तस्वीर है 1950 की, जहां सीआईए जो है वो क्या करती थी, तिब्बत रेजिस्टेंस को चाइना आर्मी के खिलाफ ट्रेंड करती थी, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। साथियों, तिब्बत प्रतिरोध से जुड़े सीआईए अभियान के लिए कई आंतरिक कोड नेम इस्तेमाल किए गए थे, जैसे ऑपरेशन एसटी सर्कस, जो कि सबसे चर्चित कार्यक्रमों में से एक था। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, संचार नेटवर्क, सीमित हथियार, सहायता, खुफिया समन्वय जैसे कार्य संचालित किए गए। वर्षों तक इस कार्यक्रम का अधिकांश जानकारी सार्वजनिक नहीं थी। बाद में कई दस्तावेजों के सार्वजनिक होने पर इसकी विस्तृत तस्वीर जो है सामने आई। अब तिब्बत के पहाड़ों में संघर्ष केवल स्थानीय विद्रोह नहीं रह गया, यह एक ऐसा गुप्त अभियान बन चुका था जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी परोक्ष रूप से शामिल थे। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बाकी थी। इन प्रशिक्षित लड़ाकों को सुरक्षित ठिकाना कहां मिलेगा? चीन की सीमा के इतने निकट रहते हुए अपने अभियानों की योजना कहां बनाएंगे? और इसी सवाल का जवाब वो था नेपाल का मुस्तांग, जो जल्द ही इस पूरे गुप्त अभियान का सबसे प्रमुख केंद्र जो है वो बन गया। अब दिमाग में आपके सवाल आएगा, उसके पहले ये तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो है वह अमेरिका के द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ ये साथियों आपकी स्क्रीन पर नेपाल के मुस्तांग के गांव नजर आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बढ़े तो चीन के सीक्रेट दस्तावेज चोरी हुई उस समय, ये काठमांडू और मुस्तांग जिस पर हमने चर्चा कर लिया था,
फिर से मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं कि मुस्तांग का चित्र आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल और भी दिमाग में आ रहा होगा। अभी तक जब आपने मेरे साथ इस चर्चा को सुना होगा तो आपके दिमाग में होगा कि भारत कहां था, और जो भारतीय मुझे सुन रहे हैं उनके दिमाग में होगा क्या भारत कहीं था या नहीं था। साथियों, भारत इस सबसे पूरी तरह से अनजान था, ये सबसे बड़ा सवाल। 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा भारत आए। भारत सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दिया। इसके बाद धर्मशाला निर्वासित तिब्बती समुदायों का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी दौर में तिब्बत पर चीन का नियंत्रण मजबूत हुआ और भारत चीन के बीच मौजूदा पारंपरिक बफर लगभग समाप्त हो गया। 1962 का भारत चीन युद्ध इसी बदलते सामरिक परिदृश्य में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार यह कहना कठिन है कि भारत सीआईए की हर गतिविधि से पूरी तरह से अनजान था, लेकिन सीआईए के सभी अभियान में भारत की प्रत्यक्ष भूमिका के सार्वजनिक प्रमाण जो है वो उपलब्ध नहीं। इतना जरूर कहा जा सकता है कि तिब्बत में हो रहे घटनाक्रम ने भारत की हिमालयी सुरक्षा और रणनीतिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। सीआईए के प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति के बाद तिब्बती गुरिल्लाओं को अब एक ऐसे सुरक्षित ठिकानों की आवश्यकता थी जिस पर हमने बात की, और हमने कहा कि नेपाल का मुस्तांग उसके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुस्तांग से ही ब्लड पूछ मिशन की जो है शुरू हुई। साथियों, तिब्बत से सीमा इसका काफी सटा हुआ है, आप इसको मैप में देख रहे हैं। बेहद कम आबादी वाला क्षेत्र है। ऊंचे पहाड़, कठिन दर्रे, सीमित सरकारी उपस्थिति इसे गुरिल्ला गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाते थे, और यही खंपा लड़ाकों ने अपने ठिकान बनाए। आने वाले वर्षों में मुस्तांग चीन के खिलाफ संचालित अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। मुस्तांग का चयन जो है साथियों एक संयोग नहीं था। यह इलाका तिब्बत के सीमा के बेहद निकट था, स्थानीय आबादी कम थे, इसलिए जो है इस पर ध्यान दिया गया, इसलिए इसको चुना गया। और यहीं से गुरिल्ला दल सीमा पार कर तिब्बत में प्रवेश करते थे, चीनी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखते थे, आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाते थे, महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाकर वापस लौटते थे। और लेकिन इन अभियानों में सबसे चर्चित मिशन अभी बाकी था। 1961 में खंपा लड़ाकों ने तिब्बत के भीतर एक चीनी सैन्य काफिले पर हमला कर दिया। इस कार्यवाही के दौरान उनके हाथों ऐसे गोपनीय दस्तावेज लगे जिनमें चीन की सैन्य तैनाती, रसद व्यवस्था और भविष्य की रणनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थे। इन दस्तावेजों को अत्यंत जोखिम उठाकर नेपाल के रास्ते सीआईए तक पहुंचाया गया। अमेरिका खुफिया समुदाय ने इसे अपने सबसे मूल्यवान अभियानों में से एक माना, और इसके बाद घटना जो घटी उसे कहा गया ब्लड पाउच मिशन के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1970 के दशक के शुरुआत में एक वैश्विक राजनीति जो है वह बदलने लगी। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है साथियों, चाइना यूएस डिप्लोमेसी, किसिंगर और चाउ एन लाई की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। ये अगली तस्वीर है जब यूएस चाइना रिलेशन पर निक्सन और माओ के बीच में जो है वो चर्चा चल रही थी। 1970 के दशक के शुरुआत तक वैश्विक राजनीति बदलने लगी थी। अमेरिका की प्राथमिकता चीन को अलग थलग करना नहीं बल्कि सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाता। इसी रणनीति के तहत 1971 में हेनरी किसिंगर ने गुप्त रूप से चीन की यात्रा की, और 1972 में रिचर्ड निक्सन जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, स्वयं बीजिंग पहुंचे। दोनों देशों के संबंधों का नया दौर शुरू हुआ, और इस बदलती कूटनीति का सबसे बड़ा असर तिब्बत गुरिल्ला अभियान पर पड़ा। सीआईए ने धीरे धीरे आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, गुप्त समर्थन कम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर चीन लगातार नेपाल पर दबाव बना रहा था कि उसकी सीमा को से संचालित गुरिल्ला गतिविधियों को जो है वह बंद कराया जाए। आखिरकार 1974 में नेपाल सरकार ने मुस्तांग के सक्रिय खंपा ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। कई लड़ाकों ने आत्मसमर्पण किया, कुछ भारत की ओर चले गए, कुछ बिखर गए। लगभग 2 दशक तक चला यह गुप्त अभियान यहीं से समाप्त हो गया। लेकिन इस कहानी का अंत केवल एक सैन्य अभियान का अंत नहीं था। इसके 3 महत्वपूर्ण सबक छोड़े गए। पहला, हिमालय केवल प्राकृतिक सीमा नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र था। इन दस्तावेजों से सीआईए को पहली बार चीन के सैन्य तैनाती की बारे में जानकारी जब मिली थी तो सीआईए इसको बहुत महत्वपूर्ण रूप से मान रही थी। दूसरा, अगर हम बात करें तो नेपाल जैसा छोटा देश अभी भौगोलिक स्थिति के कारण महाशक्तियों की राजनीति का केंद्र तो बन चुका था। तीसरा, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था, लेकिन हिमालय की भू राजनीति आज भी उतनी ही संवेदनशील है। भारत चीन सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न और नेपाल की संतुलित नीति, इन सभी की ऐतिहासिक जड़ें कहीं ना कहीं इस दौरे से जुड़ी हुई थी। और यही कारण है कि सीआईए, तिब्बत, खंपा योद्धाओं और नेपाल के मुस्तांग की कहानी केवल अतीत का एक गुप्त अध्याय नहीं बल्कि आज की एशियाई राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण कुंजी थी। हालांकि इस पूरे अभियान का एक मानवीय पक्ष यह भी था कि हजारों तिब्बती अपने घरों से विस्थापित हुए, सैकड़ों गुरिल्ला पहाड़ों में मारे गए, कई ऐसे भी थे जो वर्षों तक अपने परिवारों से कभी मिल नहीं सके। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कीमत पूरी एक पीढ़ी ने चुकाई। अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि करीब 2 दशक तक हिमालय के बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा गुप्त युद्ध चलता रहा जिसकी गूंज आज भी एशिया के राजनीति में सुनाई देती। यह केवल सीआईए और तिब्बत गुरिल्लाओं की कहानी नहीं थी बल्कि कोल्ड वॉर के उस दौर की मिसाल थी जहां महाशक्तियां बिना औपचारिक युद्ध घोषित किए भी दुनिया की दिशा बदल रही थी। और इस पूरे अभियान ने साबित किया कि हिमालय केवल प्राकृतिक सीमा नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है।
तिब्बत, नेपाल और चीन से जुड़े आज के कई भू राजनीतिक प्रश्नों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसी दौर में दिखाई देती है। इतिहास हमें सिखाता है कि हर युद्ध बंदूक और मिसाइल से नहीं लड़ा जाता। कई बार सबसे निर्णायक लड़ाइयां खुफिया एजेंसियों, गुप्त अभियानों और पर्दे के पीछे लिए गए राजनीतिक फैसले तय करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं और अपने जो भी विचार है उन विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।